नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक माँ बिमला जी की है जो अपने परिवार से बहुत स्नेह करती थीं। पिछले साल उनके पति जुगल जी का गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके निधन के बाद बिमला जी गांव में अकेली रह गई थीं। हालांकि उनका बेटा और बहू शहर में रहते थे और वे बहुत कम ही गांव आते थे। बिमला जी का दिल उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उनके बेटे और बहू 1 साल बाद उनसे मिलने गांव आए थे। यह उनके लिए बेहद खास दिन था क्योंकि जुगल जी के निधन के बाद यह पहली बार था जब दोनों गांव आए थे। इतने लंबे समय बाद अपने बेटे और बहू से मिलना बिमला जी के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। बिमला जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम सलोनी था। सलोनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और अब उसकी अपनी गृहस्थी थी। बिमला जी नहीं चाहती थीं कि सलोनी परेशान हो क्योंकि उन्हें यह अच्छे से मालूम था कि उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी सलोनी महीने में एक बार समय निकालकर अपनी माँ का हालचाल जानने जरूर आती थी, लेकिन बिमला जी हमेशा उसे समझाती कि वह ज्यादा उनके बारे में न सोचे और अपनी गृहस्थी पर पूरा ध्यान दे। बिमला जी नहीं चाहती थीं कि सलोनी की जिम्मेदारियों में कोई परेशानी आए। सलोनी कहती, माँ, मैं मानती हूं कि शादी के बाद एक लड़की की पहली जिम्मेदारी उसका ससुराल होता है, लेकिन मैं भाई के भरोसे आपको नहीं छोड़ सकती। अगर उन्हें आपकी इतनी फिक्र होती तो पापा की मौत के बाद आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं जाते। ये सिर्फ सलोनी की बात नहीं थी, बल्कि सभी रिश्तेदार भी यही कहते थे। कैसा कमीना बेटा है, इकलौता बेटा होते हुए भी इतनी शर्म नहीं कि अपनी माँ का हालचाल लेने ही आ जाए। लेकिन बिमला जी जैसे ही अपने बेटे और बहू की शक्ल देखती तो वे सारी बातें भूल जाती। उन्हें बस इतना याद रहता कि देर से ही सही, लेकिन उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ तो गया। जब रोहन और उसकी पत्नी घर से बाहर निकले तो उन्हें गांव वालों की बातें सुनने को मिली। रोहन जब अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा, कितना मतलबी है तू, तेरी माँ के पास तेरे अलावा कोई नहीं है और तू मजे से शहर में रह रहा है जबकि तेरी माँ यहाँ अकेली है। जहां भी रोहन गांव में गया उसे हर जगह ताने सुनने पड़े और सच कहें तो किसी ने कुछ गलत नहीं कहा था, सब सच ही बोल रहे थे। लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी थी कि रोहन उसे सहन नहीं कर पा रहा था। दरअसल रोहन अपनी माँ के घर पर लोन लेना चाहता था जो कि माँ के नाम पर था, इसलिए वह केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ के पास आया था। जब उसने गांव वालों से यह सब सुना तो वह गुस्से और द्वेष से भर गया। उसने एक योजना बनाई और घर जाकर अपनी पत्नी मीरा से कहा, हम लोग आज शाम को ही शहर के लिए निकल जाएंगे, तुम अपना सामान पैक कर लो। फिर रोहन अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, आप भी मेरे साथ शहर चलो, यहाँ गांव में अकेली कैसे रहोगी। ये सुनते ही बिमला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी खुशी अपने कपड़े बांधने लगीं। उनकी बहू मीरा ने भी सास की मदद करते हुए उनके कपड़े पैक कर दिए। शाम को बेटा और बहू बिमला जी को साथ लेकर शहर के लिए निकल पड़े। जाते वक्त बिमला जी ने अपने पड़ोसियों से विदा लेते हुए कहा, देखा बहन, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा रोहन ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। और देखो, आज मैं अपने बेटे और बहू के साथ जा रही हूँ। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और मेरी बेटी भी अब परेशान नहीं होगी जो हमेशा मेरे लिए चिंतित रहती थी। अब वह भी अपने घर में सुकून से रह सकेगी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। यह कहते हुए बिमला जी खुशी खुशी अपने बेटे और बहू के साथ शहर के लिए रवाना हो गईं। रास्ते में रोहन ने एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी और माँ से कहा, माँ, अब कुछ खा लो, आपने घर पर भी कुछ नहीं खाया था और अब काफ़ी समय हो गया है, आपको भूख लगी होगी। बेटे का अपने प्रति इतना ध्यान देखकर बिमला जी का दिल भर आया। भावुक होकर वे बोलीं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खा लूँगी। मेरे बच्चे भूखे बैठे रहें और मैं अकेली खा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब साथ में ही खाना खाएंगे, वरना मुझे भी भूख नहीं लगेगी। मैं भी घर जाकर ही खाना खाऊंगी। इस तरह बिमला जी अपने बेटे और बहू के साथ मिलकर हर पल का आनंद ले रही थीं। रोहन ने कई बार कोशिश की कि बिमला जी डाब पर खाना खाने के लिए गाड़ी से उतर जाएं, लेकिन वे अपने बेटे के प्रेम के कारण कहीं नहीं गईं। आखिरकार रोहन को भी गाड़ी से उतरना पड़ा क्योंकि उसके मन में अपना स्वार्थ था। वह शालीनता से माँ के साथ खाना खाने के लिए डब्बे पर गया और उसकी पत्नी भी साथ आई। तीनों ने मिलकर वहां खाना खाया और फिर वापस सफर पर निकल पड़े। देर रात वे शहर के घर पहुंचे और थकान के कारण बिना कुछ काम किए सो गए। अगली सुबह जब वे उठे
तो बहू मीरा ने बिमला जी के लिए बढ़िया नाश्ता तैयार किया और उनकी खूब सेवा की। कई दिन इसी तरह बीत गए और बिमला जी काफी खुश थीं। बहू भी बहुत अच्छी थी, हर दिन उनकी देखभाल और सेवा करती थी। 5वें दिन रोहन माँ के पास आकर बोला, माँ, अब आप यहाँ हमारे साथ रहने लगी हो और गांव वाला मकान वैसे भी खाली ही पड़ा है। मैं सोच रहा था कि क्यों उस मकान को बेच दिया जाए, उसके पैसों से मैं यहाँ एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लूंगा। इससे आप भी यहीं हमारे साथ आराम से रह सकोगी और मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा। शुरुआत में बिमला जी ने रोहन के प्रस्ताव को मना कर दिया, लेकिन रोहन के बार बार जोर देने पर वे आखिरकार मान गईं। उन्होंने सोचा, अब तो मुझे बेटे और बहू के साथ ही रहना है, फिर गांव के घर का क्या करना। उन्हें लगा कि जहां परिवार होता है वहीं घर बन जाता है। यही सोच शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद रोहन ने कहा, माँ चलो, तुम्हें एक बहुत अच्छा मंदिर दिखाता हूँ। आज सोमवार भी है, भोलेनाथ के दर्शन कर लो। बिमला जी को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन रोहन के मन में कुछ और ही योजना थी जिसे बिमला जी समझ नहीं पाईं। वे बेटे के साथ खुशी खुशी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गईं। मंदिर पहुंचने पर रोहन ने कहा, माँ तुम अंदर जाकर दर्शन कर लो, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। बिमला जी मंदिर में अंदर जाकर पूजा पाठ करने लगीं। उनका ध्यान पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ में लगा हुआ था और उन्हें पता भी नहीं चला कि 1 घंटा बीत चुका था। वे वहीं बैठकर और पूजा पाठ में लग गईं। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए, फिर 3 घंटे, लेकिन रोहन उन्हें लेने नहीं आया। अब दोपहर हो चुकी थी और सूरज सिर पर चढ़ आया था। बिमला जी को भूख लगने लगी, इसलिए वे मंदिर से बाहर निकलीं और आसपास रोहन को ढूंढने लगीं। उन्होंने काफी देर तक मंदिर के आसपास इंतजार किया, लेकिन रोहन कहीं नजर नहीं आया। जब दोपहर का 1 बज गया और रोहन नहीं लौटा तो बिमला जी बहुत चिंता हो गई, लेकिन वे कर भी क्या सकती थीं। न तो उन्हें अपने शहर के घर का पता याद था, न बेटे या बहू का फोन नंबर। बेचारी बिमला जी असहाय होकर सोचने लगीं कि अब वे जाएं तो कहाँ जाएं। अनजान शहर, अजनबी लोग और इस बात की चिंता कि अगर वह कहीं चली जाती और रोहन उन्हें लेने आता तो उन्हें वहां न देखकर वह परेशान हो जाएगा। इन्हीं सब सोच में घिरी बिमला जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और पति के जाने के बाद से वह पहले ही इतनी कमजोर हो चुकी थीं। ऊपर से भूख और कमजोरी के कारण वे अचानक बेहोश होकर मंदिर की सीढ़ियों से गिरते हुए सड़क पर आ गिरीं। उसी वक्त एक चमचमाती काली गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक नौजवान युवक बाहर निकला और घबरा कर बोला, अरे रे आंटी जी, आपको लगी तो नहीं? लेकिन बिमला जी बेहोश थीं। पास के लोगों ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे उनकी आंखें खुल गईं। वे बहुत घबराईं और होश में आते ही चिल्लाने लगीं, रोहन रोहन। उन्हें अपने बेटे के घर का पता याद नहीं था, लेकिन वह शहर का नाम जानती थीं। जब उनकी नज़र उस युवक पर पड़ी तो वह भी बहुत परेशान नजर आ रहा था। बिमला जी के होश में आते ही वह बोला, आंटी जी, आप बेहोश होकर मेरी गाड़ी के सामने गिर गई थीं। यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि शायद मैंने आपको टक्कर मार दी है। कृपया इन्हें बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये लोग गलत समझ रहे हैं। बिमला जी ने धीरे धीरे होश में आते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं बेहोश हो गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर उस युवक को राहत मिली और बाकी लोग वहां से चले गए। फिर वह लड़का बोला, आंटी जी, शायद आपको कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। इतनी धूप में आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं। बिमला जी को इतना तो पता था कि उनका बेटा किस शहर में रहता है, लेकिन इसके अलावा उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, मैं अपने बेटे के साथ सुबह मंदिर आई थी, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया। लड़के ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, आंटी जी, आप मुझे उसका पता बताएं, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। बिमला जी ने कहा, मुझे शहर का नाम तो पता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ याद नहीं है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आप कब तक यहाँ इंतजार करेंगी? आप मेरे साथ चलिए, पहले हम शहर तक पहुँचते हैं, उसके बाद घर कैसे ढूंढना है वह भी देख लेंगे। मेरे भाई पुलिस में है, आप चिंता मत कीजिए, वह जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। युवक की बातें सुनकर बिमला जी को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने उसके साथ चलने का निर्णय किया। लड़का बिमला जी को लेकर निकल पड़ा।
रास्ते में बिमला जी ने बताया कि उनका बेटा एक बड़ी कंपनी में काम करता है और लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहता है। लड़के ने भी बताया, मैं भी लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और अपने परिवार के साथ वहीं रहता हूँ। जब वे शहर की सलोनी में पहुंचे तो लड़का थोड़ा चिंतित हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और पूरी स्थिति समझा दी। उसके भाई ने जल्दी ही वहां आकर बिमला जी से पूछा, आंटी जी, आप यहाँ कब से बैठी थीं? बिमला जी ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे रोहन ने सुबह मंदिर ले जाने की जिद की और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब तो शाम हो चुकी थी, इसलिए वह उस लड़के के साथ चली आईं। बिमला जी यह सोच रही थीं कि अगर वह शहर पहुंच जाएंगी तो किसी तरह घर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। कमलेश, जो पुलिस में था, उसे जल्द ही यह समझ में आ गया कि रोहन ने अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें मंदिर में छोड़ दिया था। कमलेश ने कहा, आंटी जी, मुझे लगता है कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। आइए पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम आपके बेटे को ढूंढते हैं। बिमला जी को भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन उन्हें यह सही नहीं लगा कि वह अनजान लोगों पर बोझ बने। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, एक बार मेरा बेटा मिल जाए, फिर आराम से बैठकर खाना खाऊंगी, आप दोनों खा लीजिए। कमलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी तो खा ही रहे हैं आंटी जी, और बेटा कहाँ भागा जा रहा है? जहां भी होगा उसे पकड़ लेंगे। आप परेशान मत होइए, खाना खा लीजिए। इस पर बिमला जी ने उनकी बात मान ली और कमलेश और उसके भाई ने उन्हें खाना खिलाया। फिर वे सब कमलेश के घर की ओर निकल पड़े। कमलेश ने बिमला जी से कहा, आंटी जी, रात बहुत हो गई है, मैं कल आपको छोड़ दूंगा। उधर रोहन ऑफिस से वापस आकर आराम से टीवी देख रहा था जब उसकी पत्नी ने पूछा, रोहन, मम्मी जी कहाँ हैं? तुम उन्हें सुबह मंदिर लेकर गए थे, वह सुबह से घर नहीं आई। रोहन ने अनमने तरीके से कहा, नहीं आई तो आ जाएगी, गई होंगी कहीं आसपास घूमने। उसकी पत्नी ने चिंता जताई, लेकिन वे तुम्हारे साथ थीं, तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? रोहन चिढ़कर बोला, क्या हुआ, तुम पागल हो गई हो? वे मेरी माँ हैं, मैं चाहूं तो उन्हें कहीं भी छोड़ सकता हूं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, मैं समझ रही हूं, लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि वह तुम्हारी माँ है, जिन्हें तुमने आज एक अनजान जगह पर छोड़ दिया है। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, यह मत भूलना कि जैसा बोएगा वैसा ही काटना पड़ेगा। समय निकलने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उधर कमलेश ने नाश्ते के दौरान बिमला जी से घर के आसपास का माहौल जानने की कोशिश की। बिमला जी ने बताया कि उनका बेटा एक बड़ी बिल्डिंग में रहता है और उनके घर के पीछे एक बड़ा अस्पताल है जिसका नाम सिटी हॉस्पिटल है। कमलेश ने शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तस्वीरें इंटरनेट पर देखी और सिटी हॉस्पिटल की तस्वीरें खोजीं। बिमला जी ने पहचान लिया, हाँ, यही है मेरे बेटे का घर। कमलेश ने अस्पताल की तस्वीर दिखाकर पुष्टि की और उन्हें लेकर वहां चल पड़ा। कमलेश ने सुरक्षा गार्ड को बुलाकर रोहन का फ्लैट नंबर पता किया। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो बिमला जी की बहू ने दरवाज़ा खोला और अपनी सास को गले लगाकर रोने लगी। माँ, अब ठीक तो है? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तभी कमलेश ने कहा, यह ड्रामा बंद करो, बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? बिमला जी ने कमलेश की ओर देखकर पूछा, बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? कमलेश ने कहा, आंटी जी सही कह रहा हूं, अपनी बहू से पूछिए, इसी के कहने पर आपको छोड़ आया होगा। बिमला जी की बहू चुप रही क्योंकि उसे पता था कि गलती उसके पति की है। उधर रोहन पागलों की तरह अपनी मां को ढूंढ रहा था। उसकी पत्नी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। तभी उसकी पत्नी का फोन आया, रोहन तुम अभी घर आ जाओ। रोहन ने घर पहुंचते ही देखा कि दरवाजा उसकी मां ने खोला है। एक पल के लिए तो वह यकीन नहीं कर पाया, फिर उसने अपनी मां से लिपटकर रोते हुए माफी मांगने लगा। उसी समय कमलेश बाहर आता हुआ बोला, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम दोनों? उसने रोहन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम अपनी मां के साथ ऐसा कुछ भी करते हो जो उनके लिए दुखदाई है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिमला जी कुछ समझ नहीं पा रही थीं। उन्होंने कहा, कमलेश बेटा तुम क्या कह रहे हो? कमलेश बोला, आंटी जी आपका बेटा जानबूझकर आपको वहां छोड़ आया था। बिमला जी यह सुनकर अवाक रह गईं और रोहन की ओर देखने लगीं। रोहन उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा।
मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। कमलेश ने कहा, ये उनसे पूछो जिन्हें रोकने टोकने के लिए कोई नहीं है। तुम रात को लेट भी आओ तो शायद पत्नी खाना बनाने का आलस कर जाए, लेकिन माँ तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं सोने देगी। भगवान ने जो यह अनमोल वरदान तुम्हें दिया है, उसकी कदर करो। इसकी कोई कीमत नहीं है। यह प्यार जो हमें मिल रहा है अनमोल है। कितने ही बच्चे हैं जो तड़पते हैं, लेकिन उन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं होता। रोहन को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। कमलेश बिमला जी से कहकर चला गया, चलता हूँ आंटी जी, आता जाता रहूंगा। कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।